मल्टी लेवल लिस्ट जो है आपके पास होम के टैब में, होम के रिबन में आपके पास पैराग्राफ की ऑप्शन है और यहाँ पर ये दो मल्टी लेवल लिस्ट आ रही हैं। हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपने हेडिंग को उस फॉर्मेट पे लेके जाना है जो आपका डिज़ायर्ड फॉर्मेट है। मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसे TNR फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैं इसे ब्लैक करना चाहता हूँ और मैं इतना डिस्टेंस चाहता हूँ। जब ये आपके डिज़ायर्ड फॉर्मेट पे आ गया तब आप स्टाइल्स में जाएंगे और हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे। राइट, तो ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसे अपने लेक्चर में यूज़ करेंगे। सो हम बात करेंगे जी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमने बात की थी दैट एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, every data of this universe has a distribution. Every data of this universe has a distribution. और इसे आप ये भी कह सकते हैं every data of this universe has a distribution or follows a distribution. Normal normal distribution is the most widely used data distribution. थर्ड पॉइंट लिखेंगे every distribution has some parameters. Normal distribution has two parameters. One is mean. जी थैंक यू बेटा। One is mean and second is standard deviation, stands for SD. अब आप मल्टी लेवल हेडिंग्स का ये फ़ायदा होगा कि आप क्विकली अपने नोट्स को, अपने पॉइंट्स को बुलेट्स में, नंबरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी हैव 4 points. Every data of this universe follows a distribution. Normal distribution is the most widely used data distribution. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं। वन इज़ द मीन, सेकंड इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने एक डेटा सेट डाउनलोड किया था, उस पर बात करते हैं जी। इन चारों पॉइंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ओके, चलें जी। डेटा मुझे नहीं मिल रहा इस वक्त। मैं आपको एक नए डेटा सेट के साथ वर्किंग कर, बल्कि ये मौजूद है जी। नहीं, ये भी नहीं, ये तो कुछ और डेटा है। हम एक नए डेटा के साथ वर्किंग करते हैं।
चलें हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं जी। चलें इस फाइल से वर्किंग करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। वी हैव three variables. One is weight in kgs, height in centimeters and gender. अच्छा, यहाँ पर आप ये बताइएगा कि जो बर्थ वेट है, अगर आप इसे क्लासिफाई करें तो डेटा टाइप्स में ये किस क्लासिफिकेशन में फॉल करेगा जी? ये आपके सामने क्लासिफिकेशन है। विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन, क्योंकि ये डेटा पहले से कलेक्टेड है, इट विल बी सेकेंडरी डेटा। विद रिस्पेक्ट टू स्केल और मेजरमेंट, ये जो आपके पास वेट है, ये आपके पास जो है डेसिमल में भी है, और इसका जो ज़ीरो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। तो वेट और लेंथ या हाइट के जो डेटा है, दिस इज़ रेशो डेटा। कॉलम डी में जेंडर का डेटा अवेलेबल है, दिस इज़ नॉमिनल डेटा, दिस इज़ नॉमिनल डेटा। अगर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी में, तो हमारे पास आती है जी विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्रॉस सेक्शनल डेटा है, टाइम सीरीज है और पैनल है। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा, ये आपके पास डेटा के तीन कॉलम्स हैं, डेटा के तीन कॉलम हैं। तो एक डेटा का ज़ीरो कॉलम भी होता है, एक डेटा का ज़ीरो कॉलम भी होता है, जो बताता है कि ये जो आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस 3.09, 3.94 एंड सो ऑन मेजर कर रहे हैं और इनमें चेंज आ रहा है। इस चेंज की रीज़न ये है कि ये जो हर एक बेबी है ये चेंज हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कॉलम और कॉलम सी और कॉलम डी क्यों वेरिएबल हैं? बिकॉज हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन में जो बेबी है वो डिफरेंट है। तो क्योंकि डेटा में वेरिएबिलिटी क्रॉस सेक्शन की डोमेन में आती है, इसलिए हम इसे कहेंगे दिस इज़, कौन सा डेटा होगा जी ये? क्रॉस सेक्शनल डेटा। अगर हम बात करेंगे कि मेजरमेंट या डेटा पॉइंट्स के हवाले से, तो हमारे पास जो हाइट और वेट का डेटा है, ये आपका कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। और कॉलम डी में जेंडर का डेटा है, यहाँ पर तो ये इस वक्त क्वालिटेटिव डेटा है, लेकिन अगर हम इसे क्वांटिटेटिव डेटा में 0 1 में कोड कर दें, अब यहाँ पर ये कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल वेरिएबल या फिर डमी वेरिएबल कहलाएगा। और क्योंकि सिर्फ दो कैटेगरीज हैं तो बाई वेरिएट, बाई बाई जो है ना कॉटोमस वेरिएबल होगा ये। और अगर कैटेगरीज 0 और 1 होती हैं तो वहाँ पर ये डमी भी कहलाता है। और यहाँ पर हमने कोडिंग कैसे की जी? मेल फॉर 1 फॉर मेल, 0 फॉर फीमेल। तो यहाँ पर जो हम इसे नेम देंगे, वी विल नेम इट मेल, और जो फीमेल है दैट वुड बी द रेफरेंस कैटेगरी, दैट वुड बी द रेफरेंस कैटेगरी। तो यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, उसे मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपके पास तीन वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएं। तो दीज आर योर थ्री वेरिएबल्स। नेक्स्ट टाइप पर जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है जी टेंजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव में और एट्रीब्यूट्स के पर्सपेक्टिव में। तो ये तीनों ही क्योंकि टेंजिबल चीज़ें हैं, हाइट, वेट एंड जेंडर, तो दिस इज़ ऑब्जर्व डेटा। एंड विद रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स, all three all three are quantitative in present form,
लेकिन ये जो जेंडर का डेटा था, ये जब हमने मेजर किया, एट दैट टाइम it was qualitative data. Now we have coded it and converted it into 0 and 1. Now it is quantitative data. चलें जी क्लियर है जी बात। डेटा टाइप्स आपकी रिवाइज भी हो गई हैं। चलें यहाँ से हम एक वेरिएबल को पिक करते हैं। दीज आर 256 ऑब्जर्वेशंस हैं। हम किसी एक वेरिएबल को पिक करते हैं जी। फॉर एग्जांपल वेट का है वेरिएबल, we will calculate its mean. We will calculate its standard deviation, minimum value and maximum value. तो फार्मूला होता है आपके पास एवरेज। अच्छा, ये सारी डिस्कशन के दौरान यू विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। आपने वर्किंग के प्रोसीजर पे फोकस नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। एंड वी नो दैट दिस बर्थ वेट इज इन केजीज। इसको डब्ल्यू कह देते हैं और ये केजीज में है। अब यहाँ पर व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मीन दैट एवरेज वेट इज 3.4 kgs। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आपने हमेशा अकाउंट फॉर करना है। एवरेज वेट इज 3.4 kgs। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। फार्मूला है, दो फार्मूलाज होते हैं आपके पास, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर सैंपल। वी यूज़ सैंपल वर्किंग, हम सैंपल के लिए वर्किंग करते हैं। तो मैंने डेटा रेंज दी है, दिस इज 0.387। इंटरप्रिटेशन क्या होगी, दैट वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 0.38 kgs। वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3.38 kgs। तो अगर आप टू स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.38 kg मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आपके पास 76 के 0.76 kg होगा। देन आपके पास मिनिमम नंबर है एंड देन दिस इज द मैक्सिमम नंबर। सो अब आपके पास एक डेटा का एक समरी आ गई है दैट एवरेज वेट इज 3.4 kg, वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3.8 kgs, 0.38 kgs, and mean is 2.7 and sorry minimum and maximum weight is 4.72। ये जो हमने कैलकुलेट किए, these are four statistical numbers। we can prepare a long list of numbers, for example correlation, covariance, कोई और एक लंबी लिस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, regression, बीटा। तो these all are statistical numbers। मुझे ये बताइएगा, these numbers are calculated on the basis of this sample data। इस सैम्पल डेटा से हमने इन नंबर्स को कैलकुलेट किया। ये आपके पास जो टूल है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट का टूल कहलाएंगे या इन्फ्रेंशियल स्टैट का टूल कहलाएंगे। ईदर दीज फोर नंबर्स
representing descriptive statistics और inferential statistics? descriptive statistics। जी, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अगर ये डिस्क्रिप्टिव है जी, सबका यही ख्याल है, these are descriptive numbers। जी सोहेल। right, because these are describing a sample। what would be the inferential number? इसी मीन का इन्फ्रेंशियल नंबर या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मैयर क्या होगा? इसी स्टैंडर्ड डिविएशन का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या नंबर होगा? तो हम ये बात करते हैं, आप 4 स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में बैठे हैं, हम आप चारों स्टूडेंट्स की हाइट को सम अप करें, एवरेज आउट कर लें। दैट हाइट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। क्या इस बात को चैलेंज किया जा सकता है? यस और नो? किया जा सकता है। हाउ कम? कैसे किया जा सकता है जी? फॉर एग्जांपल, आप में से एक स्टूडेंट हैं 5.5 के, एक हैं जी 5.2 के, एक हैं जी 5.5 के, और एक और हैं 5.2 के। जी, ये 5.35 इनकी मीन होगी। ठीक है, अज्यूम करते हैं ये आप चारों की एवरेज हाइट 5.35 है, क्या हम इसे चैलेंज कर सकते हैं? ये चैलेंजेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, वी कैन नॉट चैलेंज दिस मीन। वी कैन नॉट चैलेंज दिस मीन। और चैलेंज करने का मीनिंग क्या है? जिन लोगों को ये बात क्लियर नहीं हुई कि क्या ये नंबर गलत हो सकता है, इट मीन इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमने आपका एक्चुअल डेटा लिया, उसका मीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट एवरेज हाइट ऑफ एवरी PhD मैनेजमेंट स्टूडेंट इन इस्लामाबाद इज़ 5.35। क्या ये बात चैलेंज हो सकती है? जी, क्या ये बात चैलेंज की जा सकती है या नहीं की जा सकती? राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने आपके 4 नंबर्स लिए, दीज आर द सैंपल नंबर्स, these are the sample numbers, whereas we want to draw a conclusion about population। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं? हम पॉपुलेशन के बारे में टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। तो जब हम सैंपल से डेटा लेते हैं, सैंपल से वर्किंग करते हैं, हमारे पास जो नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, दैट आर ट्रू, दैट आर करेक्ट, दैट आर मीनिंगफुल फॉर सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने पूरे पॉपुलेशन से डेटा लिया, तो क्या पॉपुलेशन के लिए भी ये रिजल्ट वैलिड होगा या सिर्फ ये सैंपल के लिए वैलिड है? तो दिस इज द डोमेन ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द डोमेन ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब जब हमने किसी नंबर की बात की, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद मीन भी है, इससे मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन भी है,
मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, कोरिलेशन, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड एरर्स, रिग्रेशन का बीटा हो आपके पास, स्टैटिस्टिक्स का कोई भी नंबर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है कि वो आपके पास सैंपल से कौन सा नंबर कैलकुलेट हुआ। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? कैन वी ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन बाय यूजिंग सैंपल डेटा? क्या ये नंबर पॉपुलेशन के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिस इज द वर्किंग ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, केयर से सुनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ के अंदर वी कैन नॉट रीच टू कंप्लीट पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, नीड ऑफ अ सैंपल। हम सैंपल क्यों यूज़ करते हैं? वी कैन नॉट रीच और एक्सप्लॉइट फुल population for investigating any research question. We face time and resource limitations. तो हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम दैट सैंपल वी कैलकुलेट। तो सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। यूजिंग इन्फरेंशियल statistics, we infer that conclusions drawn from sample data would be valid for population or not। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताएगी, देखें ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो आपके पास एवरेज हाइट आई 5.35 फीट, या आपके पास यहाँ पर जो हमने हाइट कैलकुलेट की, वेट कैलकुलेट किया 3.49, ये किसी आउटकम ऑफ चांस की वजह से आ गया किसी आउटलायर की वजह से आ गया हो सकता है कि पॉपुलेशन का नॉर्मल बिहेवियर ये ना हो। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को टेस्ट करते हैं, क्या ये पॉपुलेशन के लिए वैलिड है या इनवैलिड है। ये जो टेस्टिंग है ये क्या कहलाती है जी? इसका जो फॉर्मल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ वी इन्फर द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम सैंपल डेटा वुड बी वैलिड फॉर पॉपुलेशन और नॉट। हमने सैंपल से मीन कैलकुलेट किया, सैंपल से हाइट कैलकुलेट की, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता फॉर सैंपल। क्या ये हाइट और वेट पॉपुलेशन के लिए भी वैलिड होगा? क्या ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा? अगर तो ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, इफ सैंपल इज representative of population, तो क्या करेंगे? We can go for
policy making based on our results। तो अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से वैलिड नहीं है, वो पॉपुलेशन के लिए वैलिड नहीं है, तो फिर हम उसकी बेस पे पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दीज नंबर्स आर आउटकम ऑफ चांस। बात समझ आ गई है जी आपको? इस नंबर राइट, हाँ, ये आपने हमेशा जो वर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल नंबर, सैंपल डेटा, सैंपल मीन, सैंपल कोरिलेशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इज representative of some population mean, population standard deviation, population correlation, population covariance। तो नंबर वही है मीन के लिए भी और जो है सैंपल के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी। हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं टू टेस्ट whether the sample number is meaningful for population number or not, or representative of population number or not। अब बाय नंबर, ये जो नंबर का मैं वर्ड बोलता हूँ ना, इसका मीनिंग क्या है? एनी स्टैटिस्टिकल नंबर, मीन है, मॉड है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, कोवेरियंस है, वेरियंस है। ये सारे नंबर्स हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है, लेकिन कोई भी स्टैटिस्टिकल नंबर जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि हाउ, कैसे बताएगा? तो हम जो उसके लिए जो अप्रोच यूज़ करते हैं, वी यूज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू infer, to make an inference। और इन्फ्रेंस क्या होता है? जो हमने ऊपर लिखा था, ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल डेटा। तो जो स्पेसिफिक टूल यूज किया जाता है, दैट स्पेसिफिक टूल इज नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की टोटल 4 अप्रोचेज हैं, उन चारों को हमने पढ़ना है जी। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली? सोहेल तो क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी तीनों स्टूडेंट्स साइलेंट हैं। क्या वजह है जी? ओवरबर्डन हो गया है। अच्छा, उसमें उसमें हम ये करेंगे कि हम आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं करेंगे, असाइन कोई टास्क नहीं करेंगे। हमारी जो हमारी जो डिस्कशन तय पाई थी कि आपने बाय नेक्स्ट वीकेंड, एक तो आज का वीकेंड है स्टार्ट हो गया, और फिर नेक्स्ट वीकेंड जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हमने आपके टास्क कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है? तो इसलिए अपने आप को बर्डनाइज्ड फील ना करें और बिल्कुल इजी फील करें। जो
बात मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको क्लास की में बैठे हुए हैं तो सिर्फ पिक करें कि उसका मीनिंग क्या है, समझ आती है। और देखिए, डिस्क्रिप्टिव का तो वर्ड ही हमें बता रहा है टू डिस्क्राइब द डेटा। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर, मीन क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोड क्या है। व्हाट इज़ द मिडल नंबर, मीडियन क्या है। सबसे छोटा या कम वेट वाला बेबी कौन सा है, मिनिमम नंबर। सबसे हैवियर बेबी कौन सा है, मैक्सिमम नंबर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स हैं। स्टैंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक जो है डिस्क्रिप्टिव नंबर है, लेकिन अभी हमने उसको समझा नहीं है उसका मतलब क्या है। अभी हमने उस पर अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो है क्या। अभी हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिंक करेंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है। और हमने अभी तक, दोबारा वापस आते हैं जी अपने एक्सेल पे, हमने लिखा है दैट एवरेज वेट इज़ 3.4 kgs, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 0.38 kg, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं बार बार ना केजी पे बात जो है ना जो है ना जोर देता हूँ, केजी। इट मीन्स जो आपका मीन आता है, जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आता है, या आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, इन सब का यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो समझते हैं ना क्या है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सेम एज ऑफ डेटा। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या लेते हैं, ऑफ। तो ये जो हमने फोर नंबर्स कैलकुलेट किए, इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही है जो डेटा का है। क्योंकि डेटा भी केजीज में था, इसलिए ये चारों नंबर्स केजी में। क्लियर है जी बात ये वाली। बल्कि ये आपकी जो लास्ट क्लास है ना, ये मेरे पास ओपन है अभी तक फाइल, तो इस पे हम दोबारा वर्किंग करते हैं जी। अब हम बनाते हैं जी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बनाते हैं जी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बात की थी कि हमारे पास ये डेटा है, हमने इसे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था। 60 से स्टार्ट हो रहा है डाटा और 75 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले बिन्स क्रिएट की थी। तो बिन्स है सबसे पहले 60, और इसमें हम इंक्रीमेंट देते हैं जी 1.5 का। तो मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 75। तो राइट, यहाँ तक ले जाते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हम एक फ्रीक्वेंसी का फंक्शन यूज़ करते हैं। दिस इज डेटा अरे, दिस इज आवर इनपुट डेटा, एंड दिस इज आवर बिन अरे। यानी ये वो क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो हमने, जिसके अकॉर्डिंगली अपनी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखें ना, लेस देन 61.5 देयर आर 7 नंबर्स। तो यहाँ पर आपको बॉटम पे ना लिखा हुआ नज़र आ रहा है काउंट इज 7। एक्सेल में जब आप कुछ नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं ना, तो नीचे एवरेज, उनका काउंट और उनका समेशन आ जाता है। तो दीज आर 7 नंबर्स। अगर आप इसे प्लॉट कर लें, तो इसका जो
एक्स एक्सिस है ना, इसको मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सिस ऑप्शन में ना यहाँ पर आ रहा है जी कि आपने मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना है, आप इसको 60 से स्टार्ट कर लें। तो अब ये कुछ बेहतर बन गया। तो ये आपके पास डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ये आपके पास डेटा की एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, नीचे एक्स एक्सिस में यहाँ पर है आपके पास हाइट, और यहाँ पर वाई में क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीन, इन नंबर्स को हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट नहीं किया था, वो भी कर लेते हैं जी। एस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल, दीज आर द फोर नंबर्स। चलें, मिनिमम नंबर क्या है जी, 60.27। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जाके एक मिनिमम नंबर रिपोर्ट हुआ है। देन है आपके पास मैक्सिमम नंबर है 75, तो वो यहाँ पर कहीं जो है वो प्लॉट हुआ है। व्हाट इज़ द मीन, मीन इज 67, और ये 67 कहाँ पर है, यहाँ पर। और ये जो मेन मिडल एरिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये आपके पास जो है टोटल डेटा कितना था जी, टोटल डेटा था तकरीबन 25,000 ऑब्जर्वेशंस थी। तो ये वाली हमें शो करता है दैट 75,000 के करीब ऑब्जर्वेशंस जो है वो मीन के करीब करीब लाया करती हैं। और जैसे जैसे आप मीन से दोनों साइड्स पे मूव करते हैं, मैं आपको इसको पेंट में ले जाते हैं ताकि मैं इसके साथ कुछ मार्क भी कर सकूं। तो ये आपके पास ये मीन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हैं 7500। जैसे जैसे आप मीन से नीचे आते हैं नेगेटिव साइड पे, यानी मीन से कम होते हैं, दिस इज नेगेटिव साइड। और जैसे जैसे आप मीन से ऊपर जाते हैं, अबव जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव साइड। तो आपके पास, आप यहाँ मीन से अबव जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और मीन से पीछे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कम होती जा रही है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। जितना जितना आप मीन से परे मूव करते हैं पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर भी, आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। ये बात समझ आ गई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा के हवाले से एक ख़ास प्रॉपर्टी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा के हवाले से एक ख़ास प्रॉपर्टी है, दैट इज़, हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हाँ, ये भी है और ये भी है। हाँ जी, क्या समझ आता है जी इससे आपको, इसको ज़रा देखें। दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
एक मिनट में आपके ज़रा चेहरे भी देखूं कि आपके चेहरे कैसे हैं इस वक्त। अच्छा चलें, नहीं आप फोकस कर रहे हैं जी माशाल्लाह। तो क्या समझ आता है जी इस ग्राफ से, इस डायग्राम से? ठीक है। ओके गुड। चलें, ठीक हो गया। ये सब ने कुछ ना कुछ बता दिया है, कौन रह गया है? सब ने कुछ ना कुछ बताया है। एक स्टूडेंट रह गई है जी। आपको समझ आ रही है? बताएं जी, क्या समझ आता है इस ग्राफ से? राइट। ठीक है चलें। अभी तक ये है कि हमने बात की कि मीन जो है वो सेंटर में है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मीन की होती है। चलें, अब हम एक्सेल में आते हैं। किसी एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल इसी पे बात करते हैं। तो हम करते हैं जी मीन प्लस प्लस माइनस, बल्कि हम लिखते हैं जी मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा। कितने सिग्मास तक जाना है हमने? 3 सिग्मास तक। 2 सिग्मा, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये लोअर लिमिट बनेगी, ये अपर लिमिट बनेगी। तो क्या है जी, मीन क्या है? 67 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या किया हमने? मीन में से स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस कर दिया। ये बात समझ आ गई है जी? तो ये 66, ये डेटा कौन सा था जी? हाइट है और ये इंचीज है। तो ये जो मीन है हाइट, ये इंचीज में है। इंचेस, इंचेस एंड इंचेस। तो अपर लिमिट क्या बनेगी जी इसकी? मीन प्लस 1 सिग्मा। तो ये रेंज बन गई। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर तो मीन लाई करता है, दैट इज 67। In between 66.09 kg and 69.89 kg, there will be 68% data under the curve। कितना होगा जी? 68% डेटा कहाँ पर लाई करेगा? मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर। 2 सिग्मा कैलकुलेट करते हैं जी। तो 1 है, इसको 2 कर देते हैं। मीन माइनस 2 सिग्मा, मीन प्लस 2 सिग्मा। और इसी तरह मीन माइनस 3 सिग्मा एंड मीन माइनस, सॉरी, प्लस 3 सिग्मा। तो ये आपके पास 3 रेंजेस कैलकुलेट हो गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये है दैट मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा
68% डेटा लाई करता है। मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा 95% डेटा लाई करता है। और मीन माइनस प्लस 3 सिग्मा 99% डेटा लाई करता है। दोबारा बताइएगा जी। ये हमने कैलकुलेशन नहीं की, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपर्टी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी तो लाजमी बात है कि मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा में 34, मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा 68, मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा में 95 और मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा में 99% डेटा लाइक करेगा। अगर ये नहीं करता इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, तो वो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अब आप ये कैसे कर सकते हैं वर्किंग? आपके पास ये नंबर मौजूद है 66 से 69, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। जहाँ पर 66 शुरू होता है वहाँ तक ले जाएं, उसके बाद आगे काउंट करना शुरू कर दें, लेकिन ये वर्किंग हमने करनी नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। वर्किंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये 68% डेटा था या नहीं था, इस रेंज के अंदर 95 था या नहीं था, 99 था या नहीं था। तो हमने तो सिंपली समझना है कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये डेटा इतना लाया करेगा तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मीन की वैल्यू क्या है जी? 67। दिस इज, यहाँ पर आप +1 +2 और 3 सिग्मा रिपोर्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा। तो यहाँ पर 3 सिग्मा का नंबर है, यहाँ पर 2 सिग्मा और यहाँ पर -1 सिग्मा, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा। अब आप नंबर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा नंबर प्लेस होगा जी लेफ्ट साइड पे? 66.09। ठीक है जी, 66.09। और यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जी? मीन +1 सिग्मा में 69.8। 69.8। चलें, बाकी नंबर आप खुद लिख लीजिएगा। तो ये रेंज कितनी बनेगी जी? ये रेंज होगी आपके पास 64 टू 71। और ये रेंज क्या होगी? 62 टू 73। चलें, दे दें सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। कोई बात समझ आई है स्टूडेंट्स? नहीं, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वर्किंग है। सिंपली दिस इज द नंबर ऑफ मीन। आपके पास मीन क्या है, मैंने येलो कर दिया, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मैंने रेड कर दिया। इसे ज़रा और बेहतर कर देते, 1 डेसिमल पे शो कर देते।
तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जी ये देखें फार्मूला क्या है, 68 माइनस 1 सिग्मा, और यहाँ पर है 68 प्लस 1 सिग्मा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा। सिग्मा को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया। ये वर्किंग आपने सिर्फ समझनी है, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है कि ये कैसे क्रिएट हुई है, स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने आपने। अब आपको क्या समझ आना चाहिए जी, हम लिख लेते हैं वर्ड में। चलो हमने क्या बात की थी, एवरी डेटा ऑफ दिस यूनिवर्स फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं नाम लिखता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, and so on. There are many dozens of distributions. हमने किसी को भी नहीं समझना, हमने सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि हमें पता चले कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। सेकंड पॉइंट था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम पैरामीटर। Normal distribution has two parameters. One is mean and second is standard deviation. अब आपने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक मीन रिक्वायर्ड है और मीन को प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन को रिपोर्ट कर दिया जाता है, और हर जो है डाटा पॉइंट्स की तादाद को, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आपके पास एक बेल शेप कर्व बनता है। अगर वो बेल शेप कर्व ना बने इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको वर्ड में पेस्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छी ड्राइंग्स तो नहीं है लेकिन कॉपी हम दोबारा से वर्किंग करते हैं एक। चलिए ये आपने केयर से देखना है जी, इसका इसका मतलब क्या है, मीनिंग आपने मुझे बताना है। ये वैसे बैलेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी अनबैलेंस ही है। लेकिन ये जो ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो थिक डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लू कलर की जो मैंने बाद में ड्रॉ की है, इसमें और जो पुरानी ब्लू लाइन है, थिन लाइन है, तो यह सर्कल वाली लाइन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है जी। मीन कैसे कम हो गया जी, मीन तो ये मौजूद है। फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, मीन के ऊपर डेटा की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, और यहाँ पर जो है ना साइड्स पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। चारों स्टूडेंट्स बात समझ रहे हैं, चारों स्टूडेंट्स बात समझ रहे हैं कि जी कौन कौन बैठे हुए, सोहेल समझ आ गई है आपको?
नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट कौन बैठे हुए हैं? समझ गए हैं आप भी? और हिरा है आज, हिरा आपको समझ आ गई है? और स्टूडेंट कौन है? किरण है, किरण आपको समझ आ गई है? नहीं, ये तो आपकी थोड़ी सी चीज जो है ना वो डाउटफुल है। देखिए यहाँ पर ये लाइन क्या हमें बताती है? 5000 ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पर क्या है? 75,000, सॉरी 7500। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी हमने, वहाँ पर मीन नंबर है, उस मीन की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो 7500, 7500 है। लेकिन मीन उतना ही है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन अभी मीन की जो ऑब्जर्वेशन है वो 5000 रह गई हैं। अज्यूम करते हैं जी यहाँ पर जो है ना, या यहाँ पर 2 सिग्मा है जी, यहाँ पर 2 सिग्मा है। तो 2 सिग्मा में पहले लेस देन 1000 ऑब्जर्वेशंस थी, लेस देन 1000 ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अभी कितनी हो गई हैं? 3000 हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन में ये था कि मीन के अराउंड जब हम बाहर मूव करते थे तो बहुत तेज़ी से ऑब्जर्वेशंस कम हो रही थी, लेकिन इटसेल्फ मीन के ज़्यादा क्लोज़र बहुत ज़्यादा डेटा था। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के जब हम बियॉन्ड मूव करते हैं, अबव भी और बिलो भी, तो डेटा पॉइंट्स कम तो होते हैं लेकिन बड़े ग्रेजुअली कम होते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट जो है ना वो कम है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट जो है वो कम है। चलें जी, मैं एक और लाइन बनाता हूँ जी। इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मसला है जी? जी, राइट। इसका मतलब है कि डेटा का जो स्प्रेड है वो मीन के करीब आ गया है। रेड लाइन में डेटा का स्प्रेड मीन के करीब आ गया है और मीन की इटसेल्फ नंबर्स बढ़ गए हैं। बात क्लियर है? चलें एक और लाइन बनाते हैं जी। ब्लैक से बना लेते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं, इनकी हाइट में फ़र्क है, ठीक है जी? इनकी हाइट में फ़र्क है। हम अज्यूम करते हैं जी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नॉन नॉर्मल है और ये भी नॉन नॉर्मल है। सिर्फ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इसमें ना आप देखें कि मीन के अबव और बिलो डेटा बैलेंस था या अनबैलेंस था? के पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे डेटा तो बैलेंस में था, फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आ रहा था, लेकिन दोनों साइड्स में डेटा का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं था। बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में डेट डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट तो चेंज हुई है, लेकिन जो दोनों साइड्स हैं वो बैलेंस में थी। अब हम एक और वर्किंग करते हैं जी। हम बनाते हैं
क्योंकि अगर एक पे करते जाएंगे ना वो फिर लाइंस नज़र ही नहीं आएंगी। चलें जी, अब हम बनाते हैं जी कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। जी, क्या प्रॉब्लम है इस डिस्ट्रीब्यूशन में? इसमें पॉजिटिव साइड पर डेटा ज़्यादा है, मीन के अबव ज़्यादा डेटा है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो आपके पास तो यहाँ पर मीन के बिलो डाटा ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव साइड पर डेटा का ज़्यादा एक्यूमुलेशन है, ये नेगेटिव साइड पर डेटा की एक्यूमुलेशन है। तो हमने टोटल कितने केसेस डिस्कस कर लिए जी? अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी नॉर्मल नहीं है और ये भी नॉर्मल नहीं है, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ बैलेंस नहीं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन के अबव और बिलो भी डाटा सेम हो यानी बैलेंस्ड हो, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बैलेंस्ड हो। दो पैरामीटर बैलेंस में होने चाहिए। तो अब इसको हम लिख लेते हैं जी। यानी तो ये है ना, मीन के अबव और बिलो एक जैसे नंबर हो तो उसकी साइड्स बैलेंस होंगी, उसकी जो दोनों टेल्स हैं, दोनों आर्म्स जो हैं, दोनों बाजू बैलेंस में होंगे। लेकिन एक ऐसा है जिसमें हाइट का भी तो फर्क आ सकता है ना, कि मीन के ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आ जाएं। अब मैं इसकी आपको ना एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेटा है आपके पास। मिडल मिडल नंबर क्या होगा जी? 5। 5 है आपका मिडल नंबर है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर है जी, फॉर एग्जांपल 20, 19, 19, 15 एंड 11, 21, 21, 25 एंड कितना आना चाहिए जी यहाँ पे? 29। तो अज्यूम करें जी ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ अ नॉर्मल। अभी हम केस 1 करते हैं जहाँ पर हाइट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी, हाइट जो है वो ज़्यादा है। 20, 20, 20, 19 एंड 19, 17 एंड 17। तो यहाँ पे आ गया 11 और अच्छा, ये थोड़ा सा ये हो गया कि इसको हमने प्लस में करना था, तो ये 21 था आना चाहिए, सॉरी ये 20 आना चाहिए, यहाँ पर 21 आना चाहिए, 23 एंड 29। अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर डेटा की हाइट ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मीन के बिलो और मीन के बिलो भी उतने नंबर हैं, मीन के अबव भी उतने नंबर हैं, और उनका स्प्रेड भी बराबर है। 21, 23, 29, 11, 17 एंड 19, दोनों साइड्स बैलेंस में हैं, लेकिन मीन के अराउंड डेटा की हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मीन पे आई हुई है।
अब अगर हाइट कम होगी तो क्या होगा जी, किस तरह का डेटा होगा? 20 मीन है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल 15 और 25, सॉरी 20 मीन है और 15 और 25, 11 एंड 29, देन आपके पास फॉर एग्जांपल 10 10 एंड 30 एंड 30। अब देखें मीन तो 20 है, लेकिन मीन के जितना जितना दूर जाना चाहिए तो ऑब्जर्वेशंस की तादाद कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशंस की तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की तादाद बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो हाइट है ना, बैलेंस में अभी भी है, जितने नंबर्स बिलो द मीन है उतने नंबर अबव द मीन है। लेकिन ये नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि एक डेटा का ख़ास स्प्रेड होता है मीन के बिलो और मीन के अबव, वो वायलेट हो रहा है। यहाँ पर नंबर जो है इन रिलेशन टू नॉर्मल ज़्यादा हैं और यहाँ पर नंबर्स लोअर साइड पे आ गए हैं। अब हम देख लेते हैं जी पॉजिटिव। पॉजिटिव की वर्किंग होगी दैट मीन इज 20, यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर नंबर हैं 25, 30, 35 एंड 38, और लेकिन लोअर साइड पर नंबर कम है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी 18 है, 17 है, 15 है और 12 है। तो ये तो मिडल नंबर है, लेकिन मिडल नंबर से जो लोअर साइड है वो नंबर कम, उनका डिस्टेंस कम है लेकिन इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है ज़्यादा डाटा मिडल से साइड पे पड़ा हुआ है, अबव मीन पड़ा हुआ है। नेगेटिव की वर्किंग क्या होगी जी, रिवर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 है, 6 है, 8 है, 12 है और 20, लेकिन यहाँ पर 21, 23, 26 एंड 27। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है जी, कि पॉजिटिव साइड में, इस साइड में नंबर्स का डिस्टेंस मीन से ज़्यादा है, ये बड़े नंबर हैं साइज में, लेकिन ये जो नंबर है ये छोटे तो हैं लेकिन इनका डिस्टेंस उनसे बहुत कम है। जैसे ये 20 के ऊपर 30, 10 का जंप आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 की डिक्रीज आ रही है, तो यहाँ भी 10 की डिक्रीज आनी चाहिए थी, तो ये बैलेंस में होती। लेकिन यहाँ पर नंबर ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे बड़े आ गए हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइड पे ज़्यादा छोटे नंबर आ गए हैं, मीन से ज़्यादा छोटे नंबर्स हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट में प्रॉब्लम हो, हाइट डिफरेंट हो, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये कहलाती है, चलें इसको हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हाइट ऑफ द distribution is known as kurtosis, and sides of the distribution are known as skewness. Height of the distribution is known as kurtosis. Sides of the distribution are known as kurtosis. अगर ये नॉर्मल होगी, इसे
मीजोकर्टिक कहते हैं। अगर ये हाई होगी तो इसे लेप्टोकर्टिक कहते हैं, और अगर ये लो होगी तो उसे प्लेटिकर्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आए, जो वर्किंग हमने की थी, तो यहाँ पर मुझे बताइएगा जी, इसमें रेड क्या है? दिस इज लेप्टोकर्टिक। और ये ब्लू क्या है? प्लेटिकर्टिक। और जो मिडल है ये नॉर्मल है, दिस इज मीजोकर्टिक। सेकंड चीज जी, तो कुर्टोसिस और ये स्क्यूनेस। स्क्यूनेस अगर नॉर्मल होगी तो उसे ज़ीरो कहेंगे, ज़ीरो स्क्यूनेस है। अगर पॉजिटिव साइड पे होगी तो उसे कहा जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर नेगेटिव साइड पे होगी तो उसे कहा जाता है नेगेटिवली स्क्यूड। व्हाट इज नॉर्मल डेटा? इफ skewness and kurtosis of any data are zero, data will be normal. By this, we mean that data will follow a normal distribution. चलें जी, कुछ हम इंटरनेट से पिक्चर्स देख लेते हैं जी। चलें, ये कुछ अच्छी पिक्चर आ गई है। एक ही पिक्चर में दोनों चीज़ें बनी हुई हैं। तो कुर्टोसिस डील्स विद द हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में बैलेंस डेटा होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है कि जो मीन के अराउंड नंबर्स हैं, मीन की साइड्स पे, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, और मीन के बियॉन्ड जो नंबर्स हैं वो कम फ्रीक्वेंसी में है। यानी इसमें फ़र्क क्या आएगा कि कहाँ पे बनाया था हमने जी, ये जो हमने बाउंड्स कैलकुलेट किए थे ना, 68, 95, 99, इनमें चेंज आ जाएगा। ये 68 की बजाय क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल 70% हो सकता है, क्योंकि अब आपके मीन के अराउंड डेटा ज़्यादा आ गया ना। तो ये 95 की बजाय हो सकता है 97 हो जाए, और 3% डेटा यहाँ पे आ जाए। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है किसकी जी? लेप्टोकर्टिक की। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डेटा जो है ज़्यादा मीन के सराउंडिंग में है, और जितना ज़्यादा अवे जाएंगे डेटा कम होता चला जाएगा। तो और अगर मीन तो सेंटर में, अच्छा मीन सबका सेंटर में ही है। इसको अगर हम कॉपी करें जी,
अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि मीन जो है ना अभी भी सेंटर में है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है। कुर्टोसिस में मीन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब स्क्यूनेस चेंज होती है ना तो मीन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मीन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मीन इधर आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि पॉजिटिव साइड पर कैसे बनाया जा सकता है जी, ओवल बना लेते हैं। तो इस एरिया में ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इस एरिया में ऑब्जर्वेशंस बहुत कम है। दिस इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। यहाँ मीन से बिलो एरिया जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, इस एरिया में ऑब्जर्वेशंस कम है। तो जिस साइड पर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी वही स्क्यूनेस कहलाएगी। तो फर्स्ट वन टॉप वाली पॉजिटिवली स्क्यूड है और बॉटम वाली नेगेटिवली स्क्यूड है। चलें एक्सेल में अगर आते हैं हम, तो एक्सेल में हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू स्क्यू। स्क्यू क्या कैलकुलेट करता है जी, इस डेटा सेट की स्क्यूनेस को कैलकुलेट करता है। देन कुट, KURT, तो these are the skewness and kurtosis of this data। जी आइडियली क्या होना चाहिए, अगर ये डेटा नॉर्मल डेटा है तो इनको क्या होना चाहिए जी, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस को क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इन्हें ज़ीरो होना चाहिए। हमने कहीं भी लिखा भी था शायद, if skewness and kurtosis of any data are zero, data will be normal। By this we mean that data will follow a normal distribution। जी क्लास कहाँ पर हैं आप लोग, क्लास में ही हैं? बड़ी आसान थी और बड़ी, अभी तो ABC हमने कर लिया स्टार्ट एनालिसिस की। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, अगर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं, डेफिनेटली ये क्लास में नहीं होंगी, कमिंग क्लास में हम रिवाइज भी करेंगे, आपकी तरफ से एफर्ट भी रिक्वायर्ड होगी, आप इसको गो थ्रू करते हैं तो ट्रस्ट मी, किसी भी अच्छे जर्नल का, टॉप नॉच जर्नल का, आपका डेटा का जैसी टेबल देखेंगे ना, आप बैक एंड पे खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और ये किसी सॉफ्टवेयर में कैसे कैलकुलेट हुए हैं, पूरा प्रोसेस आपको। लेकिन ये आज नहीं है, ये तो बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर है कि अगर आप सारी क्लासेस इसी फोकस के साथ, इसी क्वालिटी के साथ करते चले गए तो आप खुद से वो जो सॉफ्टवेयर से डेटा प्रोड्यूस होता है ना, वो डिफरेंट फॉर्मेट पे होता है। जो पेपर्स के अंदर डेटा रिपोर्टेड होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट पे होता है। तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, टू क्रिएट इट, खुद से आप क्रिएट कर सकेंगे। तो क्या क्या आज का टेक अवे है जी, आज हमने बात की दैट एवरी डेटा इन दिस यूनिवर्स follows a distribution। There are dozens of distribution। अच्छा एक्सेल में ना एक मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप जाते हैं ना डेटा में, डेटा एनालिसिस, ये एक ऑप्शन होती है रैंडम नंबर जनरेशन की। तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, 1500 ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करना है, क्रिएट करना है, और किस डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, यूनिफॉर्म से, नॉर्मल से, बर्नौली से, बाइनोमियल, पॉइसन, डिस्क्रीट। जब नॉर्मल पे जाते हैं ना तो बताता है पैरामीटर क्या चाहिए, इसका मीन 50 होना चाहिए,
इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 होनी चाहिए। और डाटा आपको कहाँ चाहिए जी? फॉर एग्जांपल डाटा आपको यहाँ रिक्वायर्ड है 5, 50 एंड 5। तो ये नंबर क्रिएट हुए। यहाँ पर आप इसका मीन देखेंगे। तो अराउंड 50 ही है इसका मीन। 49.9 इट मीन्स 50 है। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 5 है। मीन एंड एसडी। अच्छा, अब हमने ये नंबर कहाँ से क्रिएट किए? वी क्रिएटेड देम फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाजमी बात है कि 45 से 50 के दरमियान देन, क्योंकि ये आपके पास जो है ना, सॉरी 45 से 55 के दरमियान, 40 से 60 के दरमियान। और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 15। 35 से 65 के दरमियान देयर विल बी 68, 95 एंड 99% डेटा। इसे कहा जाता है जी, हमने पहले भी लिखा था, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। चलें जी, अब आप बताइए जी क्या क्वेश्चन है आज की डिस्कशन से? क्या क्वेश्चन है जी आज की डिस्कशन से? कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंसेप्ट माइंड में बिल्ट होना स्टार्ट हुआ है? जी स्कॉलर्स, लगता है खामोशी है मुश्किल चीज़ है। हाँ, अभी जो मैंने रिसेंटली कैलकुलेट किया ना, वो मैंने थोड़ा क्विकली इसलिए कर दिया कि मीन पता है मुझे 50 है, स्टैंडर्ड डिवीजन पता है कि 5 है। ठीक है जी, वो तो इसका मतलब है 1 सिग्मा 5 है, 2 सिग्मा 10 है और 3 सिग्मा 15 है। तो 5 को माइनस प्लस किया 50 में, 10 को 50 में प्लस माइनस, और फिर 15 को 50 में प्लस माइनस। तो ये रेंज बन गई, 3 रेंजेस बन गई हैं। और इनका प्रॉपर्टी क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एरिया अंडर द नॉर्मल नॉर्मल कर्व इस रेंज में लाई करता है जी। और किरण है, इरम है। क्या क्वेश्चन है जी? आसिफ साहब आप भी खामोश हैं। एक बार आप रिव्यू करें अपने नोट्स जो आपने लिए हैं, इन नोट्स को रिव्यू करें। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, फिर हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर क्लोज करेंगे। जी, मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा।
इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटा है जिसका मीन 50 है, तो +1 सिग्मा अगर 10 है तो उसकी पहली रेंज क्या बनेगी? 40 to 60। 40 to 60 में अगर 68% से भी डेटा ज़्यादा है, इसका मतलब है उसकी हाइट ज़्यादा होगी। वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी का मार्क है वो ऊपर चला जाएगा, तो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। और अगर 40 से 60 के मार्क के दरमियान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसका मतलब है 68 से डाउन आ जाएगा मार्क, और डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट जो है वो कम हो जाएगी। जब उसकी हाइट कम होनी है ना सेंटर से, तो साइड से हाइट ने ऊपर चले जाना है, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी ने फिर बाकी साइड्स पे एडजस्ट होना है ना। दो नहीं, हाँ हैं दोनों बैलेंस्ड ही, लेकिन एक क्या है, साइड्स की क्या बात है कि मीन के अबव और बिलो डेटा का स्प्रेड कि कितना ज़्यादा जाना है। यानी इसके मुराद है कि 50 से 40 की रेंज, फिर 30 की रेंज, फिर 20 की रेंज, वो स्प्रेड की बात करता है। और जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेशन की बात है कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस रेंज में लाया करती है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस कितनी मरतबा आ रही हैं। जी, अगर वो बैलेंस है तो नॉर्मल है, स्प्रेड बैलेंस है तो नॉर्मल है। अगर स्प्रेड पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, यानी मीन से ज़्यादा जो है ना लोअर साइड पे ज़्यादा नंबर है, तो दैट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस मीन के साइड क्लोज क्लोज हैं और वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एग्ज़ाम्पल पूछता हूँ। हम बात कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि बैचलर्स में जब स्टूडेंट आते हैं उनकी अर्निंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जस्ट अजम्पशन, हो सकता है वो अर्निंग हो भी ना, अज्यूम कर रहे हैं कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनकी अर्निंग। तो पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली उनकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि उन सब की रिलेटिवली जो है कैरियर में एडवांस लेवल पे होने की वजह से इनकम लेवल ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है ज़्यादा जो लोग होंगे वो मीन नंबर के करीब करीब होंगे। हर किसी की सैलरी जो है ना 2 लाख के अराउंड होगी, तो इसका मतलब है हाइट ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप यही वर्किंग जो है किसी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की कर लें, तो फिर क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा अर्न कर रहे होंगे, आजकल ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स का स्प्रेड ज़्यादा होगा, टेल्स में होंगे, इनकम कम होगी लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की कम होगी। पीएचडी या एडवांस एजुकेशन वाले केस में इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा बहुत सारे लोगों की ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशन हैं वो मीन के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरे केस में वो मीन के साइड्स पे बियॉन्ड जाते हुए ऑब्जर्वेशन आना शुरू हो जाएंगी रिपीटेड। और फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की हमने एवरेज वेट ले लिया, और जैसे अमेरिका में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, एज्यूम कर लें कि एक ऐसा इस्लामाबाद का सेक्टर है जिसमें लोग ज़रा हेल्दी होते हैं, तो उनका जब आप वेट की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, वहाँ पर मीन से ज़्यादा नंबर्स होंगे। मीन पॉजिटिव साइड पे मीन का ज़्यादा डेटा होगा, मीन के अबव ज़्यादा डेटा लाई करेगा। अफ्रीका के किसी कंट्री का आप बेबीज़ का वेट ले लें, वहाँ पर क्या होगा, मीन से लोअर डेटा होगा, क्योंकि स्टंटिंग और वेस्टिंग की वजह से एवरेज वेट से सबका वेट कम होगा। इसका मतलब है कि
ज़्यादा नंबर्स मीन से कम होंगे, कम नंबर्स मीन से ज़्यादा होंगे, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी। और अगर मीन के अराउंड स्प्रेड भी सेम है टेल्स में और हाइट भी बैलेंस्ड है, एक ख़ास पैटर्न से जब मीन से बियॉन्ड मूव करते हैं तो एक ख़ास पैटर्न से रिडक्शन आती है परसेंटेज डेटा की, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एक स्पेसिफिक रेशियो से डिक्लाइन करता है, तो वो दोनों चीज़ें अगर मौजूद हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। चलें जी, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं। हमने बात की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी डेटा ऑफ दिस यूनिवर्स, कोई भी डेटा ले लें आप, जो है ना, कोई जो है गैलेक्सीज का डेटा ले लें, वहाँ भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। देन देर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ सम पैरामीटर्स। Normal distribution has two parameter, one is mean and second is sigma. अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट नॉर्मल है तो वो मीज़ोक्रेटिक कहलाती है, और हाइट का मैयर जो है वो कोर्टोसिस होता है। अगर कोर्टोसिस ज़्यादा है नॉर्मल से तो वो लेप्टोकर्टिक कहलाती है। अगर कोर्टोसिस कम है नॉर्मल से तो वो प्लेटिकर्टिक कहलाती है। मीन की साइड्स पे अगर डेटा का स्प्रेड नॉर्मल है तो स्क्यूनेस ज़ीरो कहलाती है। अगर पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा नंबर्स हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर नेगेटिव साइड पर ज़्यादा नंबर्स हैं तो नेगेटिव स्क्यूनेस। तो नॉर्मल डेटा क्या होगा? ऐसा डेटा जिसकी हाइट भी बैलेंस में हो और जिसकी साइड्स भी बैलेंस में हो, दैट इज़ नॉर्मल डेटा। मीन्स स्क्यूनेस भी ज़ीरो हो और कोर्टोसिस भी ज़ीरो हो। हमने बात की सैम्पल की क्यों नीड होती है, बिकॉज हम फुल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हमें टाइम और रिसोर्स लिमिटेशंस होती हैं। देयरफॉर वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम सैम्पल। सैम्पल पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अब हम क्या करते हैं, आवर पर्पस इज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन यूजिंग सैम्पल डेटा। तो सैम्पल का डेटा यूज़ करते हुए जब आपने पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करना है, देन यू विल यूज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी वो कंक्लूजन जो पॉपुलेशन से के लिए आपने इंटरप्रेट करना है, क्या वो वैलिड भी है अगर आपने उसे सैम्पल से कैलकुलेट किया। इस पर्पस के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आती। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर क्लोज करते हैं जी। बस सर 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। जी हिरा, इरम, सुहेल जी, क्या दोबारा रिपीट कीजिएगा? कोई क्वेश्चन है? सारी चीज़ें समझ आ गई हैं या कुछ भी समझ नहीं आया? हाँ, क्वेश्चन देखें, अब ये है कि ये डिस्कशन तो एक्स्ट्रा आ गई है, लेकिन अगर टाइम मिले तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा क्लास में। जब हम, अगर कल क्लास होती है फिर तो डेफिनेटली ये करना पड़ेगा। अगर कमिंग वीक में क्लास होती है तो आप जो टास्क मैंने पहले असाइन किए हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर लें। कमिंग वीक में हम इसे रिवाइज कर लेंगे, फिर इसके टास्क आगे ले लेंगे, असाइन कर लेंगे। तो पेपर किस किस ने सर्च कर लिया है जी? आप में से जी, आपका पेपर बिल्कुल वैलिड पेपर है।
मैंने आपको रिस्पॉन्स भी कर दिया था। तो ये था, पेपर भी एम्पिरिकल है, रीसेंट भी है और आपकी फील्ड से रेलेवेंट भी है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी अपना एक रिसर्च पेपर कर लें सर्च और मुझे एक बार भेज दीजिएगा। असाइनमेंट भी प्रिपेयर करते रहें और जो चैप्टर की रीडिंग्स हैं वो भी कंप्लीट कर लें। हम्म, नहीं वो नहीं, दैट इज़ अ फुल बुक, वो कंप्लीट किताब है। जस्ट वो चैप्टर 3 या 4 है जो आपने पढ़ना है उसका। चैप्टर 3 और 4 है, ये मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है। ये जो है ना भट्टाचार्य की बुक का चैप्टर 2 है, ओनली चैप्टर 2। जी, सिर्फ वो रेलेवेंट चैप्टर कूपर की बुक का 3rd चैप्टर है और भट्टाचार्य जी की किताब का 2nd चैप्टर है। और यहाँ पर भट्टाचार्य जी की किताब का चैप्टर 1 है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर्स नहीं पढ़ने, सिर्फ वो जो मेंशन किए हुए हैं।